दोस्तों, आज आप सुनेंगे एक बिल्कुल नई जॉनर की कहानी। और कहानी का नाम है सांपों की मलिका। उस दिन बहुत ही थका हुआ था नासिर। काम पर जाने को उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन करता भी तो क्या। अगर रुक जाता तो शोला बाई न सिर्फ उसे एक दिन के मुआवजे से वंचित कर देती, बल्कि कई दिन तक उसके साथ ऐसा सलूक करती कि उसका स्वाभिमान सिसक सिसक कर दम तोड़ने लगता। हालांकि जिस जगह वो काम करता था वहाँ स्वाभिमान और खुददारी जैसी चीज़ों का गुजारा ही नहीं था। उस गंदे तालाब में वही जिंदा रह सकता था जिसे खुददारी के बिना जीना आता हो। वो नेपियर शेड का वेश्या बाजार था और नासिर वहाँ साज बजाने का काम करता था। उसे छोटे मोटे सारे साज बजाने आते थे। ये कला उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। उसका पिता कमालुद्दीन अगर जिंदा होता तो आज उसकी गिनती देश के प्रसिद्ध संगीतकारों में होती। उसने सारी उम्र साजों पर अभ्यास करते करते ही बिताई थी, लेकिन जब किस्मत ने उसका साथ दिया और एक बड़े नामी प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म में संगीत देने का उसे ऑफ़र दिया, तो बदकिस्मती से मौत ने उसे आ दबोचा। नासिर की माँ की बड़ी इच्छा थी कि उसका बेटा तालीम हासिल करके किसी सम्मानित व्यवसाय से जुड़ जाए। वो अपने शौहर की दुर्दशा देख चुकी थी कि सारी उम्र उसने कला के नाम पर साज बजाते बजाते बिता दी थी, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हुआ था। अब नासिर जो था वो ज़्यादा ज़हीन नहीं था। उसे पढ़ाई लिखाई में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अपने बाप को वो अपना आदर्श समझता था। जब उसका बाप उससे छिन गया तो उसके छोड़े हुए साज़ों को उसने सीने से लगा लिया। माँ उससे साज छीनती तो वो बीमार पड़ जाता। उसे ऐसा महसूस होता था कि हर साज से उसके अब्बा की आवाज़ आती है, जैसे वो कभी धीमे और कभी तेज़ स्वर में उससे बातें कर रहे हों। वो घर में रखे हुए हर साज को छेड़ता रहता और अपने आप उस कला में महारत हासिल करता रहता। माँ समझ गई कि बेटे ने बाप की ही डगर पकड़ ली है और अगर उसके ऊपर कोई दूसरा फैसला थोप दिया गया तो वो मनमानी पर उतर आएगा। इसलिए उसने आखिरकार नासिर को उसके हाल पर छोड़ दिया और खुद घर में कागज़ के लिफाफे बनाकर दुकानों पर बेचने लगी। एक रोज़ एक एक्स्ट्रा गर्ल शोला कमालुद्दीन का पता पूछते हुए उनके घर आई। उसे कमालुद्दीन की मौत के बारे में पता नहीं था। जिस ज़माने में कमालुद्दीन फिल्मी दुनिया के चक्कर काट रहा था, तभी शोला से उसकी मुलाकात हुई थी। वो नेपियर रोड पर रहती थी और गाने नाचने का धंधा करती थी। एक ज़मींदार उस पर लट्टू हो गया। वो उससे शादी करना चाहता था। कमालुद्दीन ने शोला को समझाया कि फिल्मी दुनिया उसे कुछ नहीं दे पाएगी, प्रोड्यूसर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसकी सारी उम्र हीरोइन की सहेलियों की कतार में सबसे पीछे खड़े होकर कमर हिलाते हुए ही बीत जाएगी। इससे लाख दर्जे बेहतर ये है कि वो उस ज़मींदार की बीवी बनकर ठाठ की ज़िंदगी जिए। शोला के दिमाग में ये बात आ गई। उसने फिल्मी दुनिया को छोड़ा और ज़मींदार से मोहब्बत की पींगे मढ़ाकर उससे शादी कर ली। फिर मीरपुर खास के किसी करीबी गांव में वो रहने लगी। 4-5 साल बड़े आराम से कटे। ज़मींदार को कैंसर हो गया। कुछ महीने बीमार रहकर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी सौतनों और उनके बच्चों ने शोला को मार पीट कर गाँव से निकाल दिया। इस तरह से आखिरकार शोला को फिर से अपने पुराने पेशे की तरफ लौटना पड़ा। और तब उसे कमालुद्दीन की याद आई कि अगर वो मिल जाए तो कोठे पर साज बजाने के लिए कुछ साजिंदे दिला देगा। वो शादी से पहले भी एक बार किसी मशवरे के लिए कमालुद्दीन के घर आ चुकी थी। अब ढूंढती ढांढती एक बार फिर से पहुंच गई और तब उसे पता चला कि कमालुद्दीन का तो इंतकाल हो चुका है और उसकी बेवा अपने बेटे के साथ अकेली घर में रह रही है। कमालुद्दीन की बीवी ने उसे बड़ी इज्जत से बैठाया। वो उसे ज़मींदार की बीवी ही समझ रही थी, लेकिन शोला ने अपनी पूरी राम कहानी उसे सुनाई और बोली, मेरी किस्मत में घर का सुख नहीं लिखा, मैं फिर लौट आई हूँ। मेरा ख्याल था कि कमालुद्दीन अब तक बहुत बड़ा आदमी बन चुका होगा। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे भी ज़्यादा बदनसीब निकलेगा। इतना कहकर वो रोने लगी। कमाल की बीवी हाजरा की आंखें भी बरसने लगीं। उसी समय नासिर घर में दाखिल हुआ और एक गैर औरत को देखकर थोड़ा झिझका। हाजरा ने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और शोला से बोली, मैं इसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन इसने तो अपने बाप की ही लाइन पकड़ ली है। शोला ने ऊपर से नीचे तक उस 12-13 साल के लड़के को देखा और पूछा, क्यों, कुछ सीखा तुमने? नासिर ने कहा, जी हाँ, मुझे सारे साज बजाने आते हैं। शोला ने उत्सुक नज़रों से लड़के को देखा और बोली, अच्छा, ज़रा हारमोनियम तो उठाओ।
देखूं तो सही बाप की अमानत को किस अंदाज से संभाले हुए हो। नासिर भी मूड में था। उसने 2-4 साज बजाकर सुनाए। शोला ने लड़के की काबिलियत को भांप लिया और हाजरा से बोली, तुम इसे मेरे पास भेज दिया करो, मैं 20 रुपये रोजाना दिया करूँगी। इस तरह से इसे अपने फ़न में महारत भी मिल जाएगी और घर का खर्च भी निकल आया करेगा। हाजरा एक पल के लिए सोच में पड़ी, लेकिन नासिर ने तुरंत कहा, आप मुझे अपना पता लिखवा दें, मैं कल ही से आपके यहाँ आ जाऊँगा। और उसी दिन से नासिर नेपियर रोड पर साज बजाने लगा। उसे ये काम करते हुए अब 10 साल हो गए थे। शोला ने अपने साथ कुछ और लड़कियां भी रख ली थीं। उसका कारोबार काफ़ी चमक गया था। नासिर की तनख्वाह भी बढ़ा दी गई थी। कई बार दूसरी तवाइफों ने उसे तोड़कर अपने यहाँ रखना चाहा, लेकिन नासिर शोला के कोठे को छोड़ने पर रजामंद नहीं हुआ। इसकी वजह ये थी कि शोला ने हमेशा उससे माँ जैसा व्यवहार किया था। उसे कभी भी गंदगी में मलिन नहीं होने दिया था। अपने बाप की तरह नासिर भी हर साज बजाने पर अधिकार हासिल कर चुका था, लेकिन उसमें अभी वो विश्वास पैदा नहीं हो पाया था जो उसके बाप में था। शोला बाई ने उसे पूरे तौर पर अपने कोठे के लिए ही सुरक्षित रखने की खातिर उसके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा ही नहीं होने दिया था। हाजरा अब भी मेहनत मजदूरी करती रहती थी। घर में खुशहाली नहीं थी, लेकिन गरीबी भी नहीं रही थी। नासिर को जो कुछ भी मिलता वो अपनी माँ हाजरा के हवाले कर देता। हाजरा चाहती थी कि वो कुछ बचाकर मकान में दूसरी मंजिल बनवा ले और उसे किराए पर चढ़ा दे, ताकि बहू आने के बाद घर का खर्चा ठीक ठाक से चलता रहे। वो अपने तौर पर नासिर को रिश्ते की एक बहन की लड़की रजिया से वाबस्ता किए हुए थी। वो उसी की हैसियत के लोग थे, लेकिन लड़की अभी छोटी थी और 7वीं क्लास में पढ़ती थी। तीखे नैन नक्श वाली ये लड़की नासिर को भी बहुत पसंद थी। अगर वो बुज़दिल ना होता तो शायद कभी का उससे प्यार की पींगे बढ़ा लेता। इसके अलावा उसे ये भी पता था कि रजिया की वालिदा का आग्रह है कि नासिर को कोठे पर साज बजाने के काम को छोड़ देना चाहिए। अगर संगीत को ही जीविका का साधन बनाना है तो अपने बाप की तरह संगीत पार्टी बनाए, बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम करे या फिर फिल्मी दुनिया से कांटेक्ट करे। अब ये क्या बात हुई कि भला कुछ सिक्कों के बदले राहत भर तबला सारंगी बजाकर खुद को तुच्छ साबित करता रहे। ये बातें नासिर के दिल को लग गई थी और वो रात दिन सोचता रहता था कि किस तरह और किसके सहारे वो आगे बढ़े। उस रोज़ भी अपने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए वो काफ़ी भागदौड़ करता रहा था। कुछ नए साजिंदों से उसने शुरुआती बातचीत भी कर ली थी और वो उसका साथ देने को तैयार हो गए थे। दिन भर का थका हारा नासिर शाम को घर आया। नहाकर उसने साफ सुथरे कपड़े पहने और आईने में खुद को देखा। कुछ बदला बदला सा लगा। हाजरा ने खाना उसके सामने रख दिया। जल्दी जल्दी कुछ निवाले निगल कर वो काम पर चल दिया। वहाँ जाकर पता चला कि छोटी नगीना का नॉर्थ नाजिमाबाद में मुजरा है, तो उसके साथ जाना होगा। इसका मतलब ये था कि रात के 2 बजे से पहले जान छूटने की कोई संभावना नहीं थी। बेदिली से उसे वहाँ जाना पड़ा, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत 12:30 बजे तक उसे छुटकारा मिल गया। वापसी जाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त नहीं था, तो नगीना वहीं रुक गई कि जब तक गाड़ी आए तब तक वो थोड़ी सी गपशप कर लेगी। नासिर को घर जाने की जल्दी थी। वो थोड़ी देर तो सड़क पर खड़ा रहा कि शायद कोई स्कूटर, टैक्सी या बस मिल जाए, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो पैदल ही चल दिया। बंगलों की लाइनों से निकलकर नासिर पहाड़ियों की तरफ मुड़ा ही था कि उसके कदम अचानक थम गए। कहीं से घुंघरू बजने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। पहाड़ियों के दामन में बनी झोंपड़ियों से घूम घाम कर वो उन घुंघरुओं वाली जगह पहुंच ही गया। चारों तरफ गैस के हंडे रखे थे। शायद उन झोपड़ियों तक अभी बिजली की पहुंच नहीं हुई थी। गैस की तेज़ और गर्म रोशनियों के आसपास बेफिक्र लोगों का हुजूम जमा था और बीच में एक हसीना नाचने में मगन थी। एक कोने से ढोलक और हारमोनियम की बेसुरी आवाज़ें उठ रही थीं। अगर वो लड़की अपने नाच में इतनी कुशल ना होती तो ऐसे बेसुरे माहौल में नासिर ज़्यादा देर तक नहीं रुकता। लड़की बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। नासिर एक तबला वादक के पास खड़ा होकर नाच देखने लगा। अचानक नर्तकी ने हाथ का इशारा किया और साज थम गए। वो झुकी और उसने अपने पास पड़ी हुई एक पिटारी खोली। अंदर हाथ डालकर एक चमकती हुई रस्सी निकाली और उसे अपने गले और कमर के गिर्द लपेट लिया। अगले ही पल नासिर को झुरझुरी सी आ गई, क्योंकि असल में वो रस्सी नहीं, सांप था। स्याह रेशमी धारियों वाला लंबा सांप, जिसकी चमकदार आंखें और जुबान दूर से ही नजर आ रही थीं। लड़की ने साजिंदे को इशारा किया। उसने बीन बजानी शुरू कर दी। अब सांप और लड़की
दोनों नृत्य में डूब गए। सांप झूम झूम कर लड़की के सुर्ख होंठों को बार बार चूम रहा था और लड़की झूम झूम कर उसकी बेकरार नागिन बनी लोगों के दिलों को डस रही थी। नासिर भी उस अजीबोगरीब नृत्य में खो जाता अगर उसे ये एहसास ना होता कि बीन बजाने वाले के फन में इतनी महारत नहीं है जितनी उस नृत्य के लिए चाहिए। थोड़ा बेचैन होकर वो बीन वाले के पास पहुंचा और बोला, ए भाई, लाओ ये मुझे दे दो, मैं बताता हूँ कि बीन कैसे बजाई जाती है। बीन वाले को भी शायद अपने अनाड़ीपन का एहसास था। उसने चुपचाप बीन नासिर को थमा दी। थोड़ी देर के लिए मजमा ठिठक गया क्योंकि नाच रुक गया था और लड़की गुस्से से बीन बजाने वाले को घूर रही थी। कुछ पलों के लिए यही स्थिति रही। फिर जैसे ही बीन ने नासिर के होठों को छुआ, उसके अंदर छुपा हुआ पूरा तिलिस्म बहुत ही मीठे और दिल को छू लेने वाले सुरों की शक्ल में माहौल पर छा गया। लड़की का गुस्सा हैरानी में बदल गया। उसने फिर से नृत्य में मग्न होकर घुंघरुओं के मोती फिर से फिजा में बिखेर दिए। उसके गोरे गोरे पाँवों में पारे जैसी बेकरारी भर गई और फिर उसके बाद जो समा बंधा तो आसमान पर चमकता 14वीं का चांद भी अपने मुखड़े पर आने वाले बादलों का आंचल हटाकर हैरान सा इंसान और सांप की इस दोस्ती को देखने लगा। ये सम्मोहन 1 घंटे से भी ज़्यादा देर तक छाया रहा और ऐसा छाया रहा कि लोग बाग ये तक भूल गए कि वो कहाँ बैठे हैं। जैसे ही नासिर ने बीन होठों से हटाई, वाह वाह का एक गगनभेदी नारा सबके होठों से फिसल पड़ा। नर्तकी और सांप दोनों ही जैसे गहरी नींद से जाग उठे। नाग ने अपनी नागिन का बदन छोड़ दिया और फिसलता हुआ उसके कदमों में ढेर हो गया। नर्तकी एकटक नासिर को ताक रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसी बात थी कि नासिर को अपने दिल में पंजे से गड़ते हुए महसूस होने लगे। वो कदम उठाकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जैसे ज़मीन ने उसके पांव जकड़ लिए थे। नर्तकी मुस्कुराई और उसने हाथ से इशारा किया। लोग इधर उधर हो गए और नासिर सम्मोहित सा उसके सामने जा खड़ा हुआ। लड़की की नशीली आंखों में सितारे से जगमगा रहे थे। वो सर से पांव तक सर पर चढ़कर बोलने वाला जादू थी। नासिर को खबर ही नहीं हुई कि कब लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और नासिर ने बीन उसे थमा दी। वो खिलखिलाकर हंस दी और ऐसा लगा जैसे आसपास की पहाड़ियों से झरने फूट निकले हों। नासिर अभी भी बेखुदी से उसे ताके जा रहा था। लड़की बोली, ये बीन पकड़ो और बजाओ, फिर ये महाराज अपनी पिटारी में जाएंगे। नासिर ने नीचे देखा। वो स्याह रेशम का ढेर अपनी चमकीली सी पतली जुबान बार बार बाहर निकाल रहा था, जैसे कुछ मांग रहा हो। लड़की ने पिटारी सामने रख दी। नासिर ने बीन संभाली और बजाने लगा। नाग सरसराता हुआ फिर से पिटारी में उतर गया और जब तक नासिर ने बीन बंद नहीं की, वो फन उठाए झूमता रहा। तमाशा खत्म हो गया था। लड़की ने झुककर घुंघरू उतार दिए और नासिर से बोली, आप मेरे साथ चलिए, हमारा घर पहाड़ी के पीछे है। झोंपड़ी के पीछे एक ऑटो रिक्शा खड़ा था। उसमें एक आदमी बैठा ऊँघ रहा था। लड़की नासिर का हाथ थामे उसे वहाँ ले गई और वो दोनों ऑटो रिक्शा में बैठ गए। अज्ञात सी जगहों से होता हुआ वो ऑटो रिक्शा पहाड़ी के दामन में बने एक छोटे से झोंपड़े के सामने रुक गया। अंदर पहुँचते ही नासिर को एहसास हुआ कि देखने में वो जितनी गरीब दिखाई दे रही थी, असल में ऐसी बात नहीं थी। एक बुढ़िया ने उन दोनों का स्वागत किया और ट्रे में बर्फ़ और बोतल ले आई। घास फूस की उस झोंपड़ी में क्या क्या नहीं था। रेडियो, टीवी, डबल बेड, कालीन और बिस्तर पर ढेरों ढेरों फूल। लड़की ने बड़ा ही आग्रह करके अपने हाथ से बनाकर नासिर को जाम पिलाया। उसे ऐसा सुरूर चढ़ा कि वो बस दीवाना ही हो गया। नर्तकी धीरे से उसका हाथ थामकर बिस्तर की तरफ बढ़ी। फूलों के ढेर में सरसराहट हुई। नासिर ने मदहोशी की हालत में फूल उठाने चाहे, लेकिन पल भर में ही उसका नशा हिरन हो गया। एक सुनहरा सांप बिस्तर पर रेंग रहा था। नासिर सहम कर पीछे हट गया। लड़की जोर से हंसी और बोली, मैं सांपों में पली बढ़ी हूँ, बहुत सारे सांप मेरे दोस्त हैं। वो देखो, उस गुलदान में मेरा बचपन का साथी मीनू बैठा हुआ है, और वो देखो, उस मेज़ के नीचे जो सुनहरा बॉक्स रखा है, वो मेरे साथी राजी का सुनहरा महल है। तुम्हें यहाँ पर हर जगह मेरे ये साथी मिलेंगे, लेकिन डरो नहीं, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और हाँ, ये भी बता दूँ कि अगर तुम मुझे नुकसान पहुँचाना चाहोगे तो ये तुम्हें माफ़ भी नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ?
नासिर ने इनकार में सिर हिला दिया। लड़की बोली, मैं रात को इन छोटे मोटे लोगों के बीच अपने फ़न का मुजाहिरा करती हूँ। इसके बदले में मुझे ये बहुत कुछ दे देते हैं। मेरे पास अच्छे साजिंदों की कमी है। अगर मेरा बाप जिंदा रहता तो मैं पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई होती। लेकिन खैर, अभी भी शुक्र है कि मेरे पास बहुत से शुभचिंतक हैं। मैं उन्हें उनका मुआवजा भी देती हूँ। ये बूढ़ी औरत मेरी माँ है, लेकिन ये पैदाइशी गूंगी है। ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मेरा ख्याल रखती है। मैं तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती हूँ। तुम्हें हफ्ते में 1 या 2 बार मेरे पास आना होगा, और फिर जब मेरा तुम पर विश्वास जम जाएगा तब मैं तुम्हें अपने जोगी बाबा से मिलवाऊंगी। अगर उन्होंने तुम्हें पास कर दिया तो तुम्हारा मुआवजा उन्हीं के जरिए तय कर दूंगी, जो इतना होगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। नासिर ने सवाल किया, मेरा ये आजमाइशी पीरियड कितने दिन का होगा? लड़की हंसकर बोली, अरे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्ते। लेकिन खैर, ये तो कल की बातें हैं। आज को बर्बाद मत करो, आओ मेरे साथ। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर एक सांप को उठाया और उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। नासिर डर गया। लड़की देर तक अपनी कोहनी के घुंघरू छनकाती रही। फिर सांप को अपने पलंग के नीचे रखी हुई एक पिटारी में डाल दिया और बोली, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि नागिन अपने महबूब से कैसे प्रेम करती है। उसके बाद के अगले 2 घंटे नासिर ने सपनों के द्वीप में बिताए। जब सुबह की भीगी हुई हवाओं ने दरवाजे पर दस्तक दी तो लड़की उठ बैठी और बोली, अब तुम चले जाओ। अगली जुमे रात को 11 बजे हैदरी के स्टॉप पर मिलना। इस बीच मैं अपने लोगों से तुम्हारे बारे में बात कर लूँगी। और देखो, धोखा मत देना। मेरे सांप बहुत होशियार हैं। तुम जहाँ भी छुपोगे वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। ये बात उसने कही तो हंसी में थी, लेकिन नासिर काँप कर रह गया। उस हसीना ने अपना नाम रानी बताया था। जब वो उसे अलविदा कहने बाहर तक गई तो सफ़ेद रंग का सुतली जैसा एक बारीक सांप उसके गले में लिपटा हुआ था। नासिर सुबह 4 बजे के करीब अपने घर पहुंचा। जिंदगी में पहली बार वो किसी औरत के इतना करीब आया था। उस खूबसूरत लड़की के साथ बिताए ये कुछ घंटे उसे किसी सपने की तरह लग रहे थे। बार बार वो अपनी उंगली को काट कर देखता कि कहीं ये सपना तो नहीं था। उसे ऑटो ड्राइवर इतना घुमा फिराकर हैदरी के बस स्टॉप पर छोड़ गया था कि अगर वो चाहता भी तो उस रहस्यपूर्ण झोंपड़ी को दिन में भी तलाश नहीं कर सकता था। नासिर की माँ उसकी बदली हुई हालत को भांप गई, लेकिन जवान औलाद से ये पूछना कि तू इतना लज्जित क्यों है कुछ उचित नहीं लगा उसे। वो सोचने लगी कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नेपियर रोड की रंगीनियाँ बला बनकर उसके जिस्म से चिपट जाएं। अगली जुमेरात को नासिर के कदम अपने आप हैदरी के स्टॉप पर रुक गए। उस रात उसने बीमारी का बहाना करके नेपियर रोड से छुट्टी कर ली थी। वादे के अनुसार वहाँ वही लाल झालर वाला ऑटो रिक्शा आ खड़ा हुआ, जो नासिर को बैठाकर इस बार गुलशन इकबाल कॉलोनी के एक बंगले में ले गया। वहाँ पर कोई समारोह हो रहा था। उस हसीना ने बड़े ही उन्मत्त तरीके से उसका स्वागत किया। कहने लगी, मुझे तो डर था कि कहीं तुम आने से इनकार ना कर दो। असल में पिछली बार कुछ ऐसी ही रहस्यपूर्ण सी फिज़ा बन गई थी कि तुम मुझे खतरनाक औरत समझने लगे होंगे। हालांकि मैं बड़ी सीधी साधी लड़की हूँ। मेरा बाप सपेरा था। उसी ने मुझे सांपों को दोस्त बनाने के गुर सिखाए थे। हमारे एक जोगी बाबा हैं। मैं बाप के मरने के बाद हर काम में जोगी बाबा से मशवरा लेती हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है कि ये बहुत अच्छा लड़का है, इसे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। ये बंगला मेरी पार्टी के एक शख्स के बहनोई का है। मैं आज यहाँ पर अपने फ़न का प्रदर्शन करूँगी। तुम बस ऐसी बीन बजाना कि मुझ में और नाग में कोई फ़र्क ना रहे। बिल्कुल उसी रात की तरह मुझे बेखुद कर देना बस। नासिर ने अपने दिलो दिमाग की सारी खुशी और उल्लास अपनी बीन में घोल दिया। उस रात उसे इतनी दाद मिली जो उम्र भर कभी नहीं मिली थी। रात के पिछले पहर में रानी उसे फिर उन्हीं पहाड़ियों के पीछे अपनी झोंपड़ी में ले आई। उसने उसकी जी भर के खातिरदारी की। फिर कहने लगी, तुमने तो मुझे जीत ही लिया है। मेरे अलावा ये मुआवजा भी कबूल करो। और उसने 100 के कई नोट उसकी जेब में ठूंस दिए। फिर बोली, तुम्हें पता है, इस नाच पर मुझे पहली बार 18,000 की रकम मिली है। तुम मेरे लिए भाग्यवान साबित हुए हो। अब मुझे छोड़कर मत जाना। नासिर की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। वो रानी से कुछ ही मुलाकातों में कुछ से कुछ हो गया।
बातचीत, लिबास और सेहत सभी कुछ संवर निखर गए। उसके फन में भी बला का निखार आ गया। रानी हफ्ते में एक बार अपने समारोह में उसे बुलाती थी और उस दिन का वो पूरे हफ्ते बेकरारी से इंतजार करता था। चौथी मुलाकात में समारोह खत्म होने पर वो उसे अपने जोगी बाबा से मिलाने ले गई। उसी रहस्यपूर्ण ऑटो रिक्शा में बैठकर वे दोनों जोगी बाबा के डेरे पर पहुंचे। नासिर डर रहा था कि खुदा मालूम वो उसके बारे में क्या राय कायम करेंगे। उनका डेरा भी पहाड़ी इलाके के पीछे था। उस समय रात के 12 बजे थे, लेकिन जोगी बाबा और उनके चेले जाग रहे थे। रानी कहने लगी, मैंने जोगी बाबा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन उनका आग्रह था कि उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसका इम्तिहान लूँगा। तो बस समझ लो नासिर, आज तुम्हारा इम्तिहान है। यही सब बातों के बारे में सोच सोच कर नासिर के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। जब वो जोगी बाबा के सामने पहुंचा तो उसकी जैसे घिघी सी बंध गई। उनकी झोंपड़ी में कदम कदम पर सांप ही सांप थे। रानी उनको हाथ से छेड़ती, चूमती, बेफिक्री से आगे बढ़ती गई, लेकिन नासिर के कदम वहीं जम गए। वो पीछे हट गया। बाबा ने उसे देख लिया था। उन्होंने आवाज़ दी, अंदर आओ बच्चे, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। नासिर किसी बच्चे की तरह झिझकता हुआ झोंपड़ी में दाखिल हुआ। जैसे ही कांपते कदमों से वो जोगी बाबा के पास पहुंचा, बिजली जैसी तेज़ी से एक सांप उलटता पलटता उसके सामने आया और उसके पांव से लिपट गया। नासिर का पूरा शरीर मानो पत्थर की मूर्ति सी बन गया। डर से उसके बदन का रोम रोम पसीना उगलने लगा। वो समझ गया कि अब मौत उसे नहीं बख्शने वाली। रानी तड़प कर आगे बढ़ी और झुककर सांप के मुंह से अपना मुंह लगाकर जैसे मिन्नतें सी करने लगी। लेकिन वो सांप अपने ज़िद्दी अंदाज में अपना फन नासिर की पिंडली के करीब लाकर इधर उधर हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। रानी ने अपनी अजीबोगरीब जुबान में अपनी मांग जारी रखी और फिर अपनी गोरी गोरी बाँह आगे बढ़ा दी। सांप ने नासिर की पिंडली छोड़ी और हौले हौले सरकता हुआ रानी की बाँह से लिपट गया। जोगी बाबा ने हु हुक का नारा बुलंद किया। उनके चेले भागते हुए अंदर आए और जोगी बाबा चिल्लाकर बोले, जाओ, कहीं से काजी को बुलाकर लाओ, हमारे जबरू ने रानी को शादी की इजाज़त दे दी है। नासिर हक्का बक्का उनका चेहरा ताक रहा था। वो बाबा गले से पांव तक स्याह रंग के लबादे में छुपे हुए थे। उनकी दाढ़ी भी स्याह थी, बाल भी स्याह थे जो कंधों तक झूल रहे थे, और गले में रंग बिरंगे मनकों की बेशुमार मालाएं थीं। उन्होंने नासिर को पास बुलाया और अपने पास बैठाकर उसके माथे पर सुर्ख रंग का एक निशान बना दिया। फिर वो बोले, तुझे खबर नहीं है लड़के कि रानी के लिए कितने लड़के आए थे। वो सब उससे ब्याह की इच्छा रखते थे, लेकिन जबरू ने उन सबको भगा दिया। रानी ने तेरी बड़ी सिफारिश की है। शायद जबरू का दिल पसीज गया या फिर वो तुझे रानी के लिए खुशकिस्मत समझता है, वरना जब तक मैं दखलंदाजी नहीं करता ये उस इंसान का बदन नहीं छोड़ता जिससे लिपट गया हो। उसने रानी से तेरा संजोग कबूल कर लिया है। जबरू के अंदर रानी के बाप की रूह समाई हुई है। रानी के बाप ने इसी की खोज में अपनी जान गंवाई थी, लेकिन ये बेवफा जब भी मौका मिलता था भाग निकलता था। रानी के बाप को इससे बड़ा इश्क था। आखिरकार इसी की खोज में उसने मौत को गले लगा लिया। तब से ये बिल्कुल सुधर गया है और रानी का दोस्त बन गया है। रानी नाचने का धंधा करती है। ये उसकी हिफाजत नहीं कर सकती थी, इसलिए ये उसे मेरे पास छोड़ गई थी। ये रानी से बहुत प्यार करता है, तभी तो उसके रिश्ते के लिए आने वाले लोगों को भगा देता था, लेकिन उसने तुम्हें कबूल कर लिया है। अब निकाह में देर नहीं होनी चाहिए। अगर इन महाराज का मिजाज फिर से बिगड़ गया तो शायद तुम्हें यहाँ से जिंदा भी ना निकलने दें। ये बिजली की तेज़ी से इंसान का पीछा करता है और इंसान कितना भी तेज़ दौड़े ये उसे छोड़ता नहीं है। ये कहकर बाबा ने एक प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे नासिर गटागट पी गया। प्यास से उसका गला खुश्क हो रहा था। उसने खाली प्याला आगे बढ़ा दिया और रानी ने उसे दोबारा भर दिया। थोड़ी ही देर में काजी साहब आ गए। उन्होंने ईजाब से कबूल की रस्में अदा कर दीं। मेहर कितना रखा गया, निकाह में किस किस के दस्तखत या गवाहियाँ ली गईं, नासिर को उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं रही थी, क्योंकि रानी किसी अप्सरा जैसी शोला बनी उसके पहलू में बैठी थी, और उस समय अगर वो बादशाह होता तो अपनी सारी सल्तनत उस सुंदरी के नाम कर देता। निकाह के बाद वो लोग गुलशन इकबाल बस्ती आ गए। उसी मकान में वो एक बार पहले भी आ चुका था।
रानी ने बताया था कि ये उसकी पार्टी के लोगों में से किसी एक के बहनोई का है, लेकिन इस समय वो खाली पड़ा था। बाहर चौकीदार बैठा था। उसने ऑटो रिक्शा देखते ही गेट खोल दिया। अंदर कमरों की सजावट बता रही थी कि यहाँ कोई रहता है। रानी बोली, आजकल इस घर के लोग हज करने गए हुए हैं। उसकी एक चाबी मेरे पास रखवा गए हैं। मैं दिन के समय आमतौर पर यहीं रहती हूँ और अब रात को तुम मेरे साथ यहाँ रहा करोगे। दिन में तुम अपनी वालिदा के पास चले जाया करना। अब तुम आराम से नहा वहा कर नाश्ता करने के बाद जाना। जब तक तुम अपनी अम्मी को विश्वास में लेकर मेरे बारे में सब कुछ बताने की हिम्मत पैदा नहीं कर लेते, हमारा रात को मिलना ही मुनासिब होगा। सुबह नासिर की आंख देर से खुली। रानी नहाकर गुसलखाने से निकल रही थी। उसने आधी नींद की हालत में उसे देखा और उठ बैठा। वो बुरी तरह से चौंक गया था। ये रानी ही थी ना? उसने सिर झटक कर सोचा। दिन की रोशनी में उसने रानी को आज पहली बार देखा था, और वो भी मेकअप के बिना। लेकिन ये वो लड़की तो हरगिज नहीं थी जिसने महीने भर से नासिर के होशो हवास लूट रखे थे। पक्के चेहरे वाली ये औरत लड़की भी नहीं कही जा सकती थी। इसका रंग गोरा था, चेहरा भी ठीक ठाक सा था, लेकिन वो चमक दमक, वो दिलकशी और वो ताजगी जो रात को उस औरत में होती थी, उसका तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उसे जगह देखकर वो औरत आगे बढ़ी और बोली, अरे डार्लिंग, आप इतनी जल्दी उठ गए? अभी कुछ देर और सो लेते ना। नासिर ने बौखलाकर बिस्तर छोड़ दिया। तो ये थी वो औरत जिससे कल रात वो शादी रचा बैठा था, और वो भी ये जाने बिना कि पता नहीं उसने हके मेहर कितना लिखा है, किन शर्तों पर अंगूठे लगाए हैं और किन लोगों ने गवाहियाँ दी हैं। और फिर जल्दी ही ये सारी बातें उस पर जाहिर हो गईं। वो मेहर में अपना मकान या फिर उसके बदले 1.5 लाख की रकम लिख चुका था। जिन शर्तों पर उसने नशे की हालत में अंगूठे लगा दिए थे, वो भी ऐसी अजीबोगरीब और फिजूल सी थीं कि उसका दिल खुदकुशी करने को चाहने लगा। मसलन ये कि बीवी की किसी बात पर रोक टोक नहीं होगी, उसकी मर्जी के बगैर वो किसी दूसरी जगह साजिंदा नहीं बनेगा, दिन में वो उस घर में कभी नहीं आएगा, रात को 9 बजे वो रानी से यहाँ आकर मिलेगा, वो उसे अपने प्रोग्रामों के बारे में बताती रहेगी और उसे हर हालत में बीवी का साथ देना होगा और उसका कहना मानना होगा। इसके अलावा और भी ढेरों ऊँट पटांग शर्तें थीं जिन पर कोई बेगैरत से बेगैरत आदमी भी कभी अमल नहीं कर सकता था। नासिर के चेहरे का रंग उड़ गया। रानी समझ गई कि बंदा बिदक रहा है। वो बोली, देखो नासिर, मैं तुम्हें अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं करूँगी। अगर तुम चाहो तो आज ही तलाकनामा लिख दो, लेकिन मेहर अदा करने के बाद। और दूसरी बात ये कि मैं अपने यार दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ हफ्ते में बस 1 रात बिताऊंगी। तुम्हें इसी पर संतोष करना होगा, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। नासिर 11 दिन तक उस दिन के सम्मोहन में गिरफ्तार रहा। उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया। जब भी उसे ये ख्याल आता कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी खुदा जाने कहाँ है और क्या करती फिर रही है, तो उसके तन बदन में आग सी लग जाती। वो उसे तलाक देने की सोचने लगता, लेकिन फिर कांप उठता कि 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। उसे उस चुड़ैल के इशारों पर न जाने कब तक नाचना था, जो सिर्फ जुमेरात की शाम को उसे पति के अधिकार से नवाजती थी। उसकी बाकी रातें और दिन कहाँ बीतते थे ये किसी को भी पता नहीं था। वो दिन की रोशनी में कई बार गुलशन इकबाल कॉलोनी गया, लेकिन उस बंगले के गेट पर हमेशा ताला ही पड़ा हुआ मिलता। नासिर सोचता कि अब वो वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन फिर उसे जोगी बाबा की वो धमकी याद आ जाती कि सांप हमारे दोस्त हैं, अगर धोखा दिया तो हर जगह पीछा करेंगे, हमें तुम्हारा ठिकाना और रोज़गार की जगह सब कुछ मालूम है। कई दिनों तक इसी उलझन में रहने के बाद और इस डर से निकलने का कोई और रास्ता ना पाकर आखिर उसने अपनी माँ को सारी राम कहानी सुना दी। वो सिर पीटने लगी कि बेवकूफ़, ये किन उलझनों में फंस गया है। कम से कम मुझसे जिक्र तो किया होता। निकाह के कागजात कहाँ हैं? नासिर रुआंसा हो गया और उसने बताया कि कागजात उन्हीं लोगों के कब्ज़े में हैं, लेकिन मैं उस बेगैरत औरत को छोड़ना चाहता हूँ। मेरी मदद करो अम्मी, मैं वादा करता हूँ कि तुमको फिर से मकान बनवा दूँगा। बस किसी तरह एक बार मेरा उससे पीछा छुड़ा दो। हाजरा बेचारी ने सीने पर पत्थर रख लिया और मकान को बेचकर उस औरत को हक़े मेहर अदा किया। तलाकनामे के कागजात तैयार हो गए। रानी ने बड़ी खुशी से ये फ़ैसला कबूल कर लिया। उसके वारिसों में वही जोगी बाबा थे
जो उस समय भी नाग गले में लिपटाए मुस्कुरा रहे थे। वो कहने लगे, अच्छा किया बेटा जो रानी को जल्दी आज़ाद कर दिया, वरना जबरू खुद किसी रात आकर तुम्हें हमेशा के लिए नींद में सुला देता। खुशकिस्मत हो तुम। और हाँ, ये मत भूलना कि अगर इस वाक़ये की चर्चा किसी से भी की तो जबरू अपने दुश्मनों से निपटना खूब जानता है। उस दिन के बाद से नासिर की मुलाकात रानी या जोगी बाबा से फिर कभी नहीं हुई। दोनों माँ बेटे अब सांपों के डर से नाजिमाबाद की एक झोंपड़ी में रहते हैं। नासिर ने संगीत के शौक़ से सदा के लिए तौबा करके किराने की दुकान खोल ली है। मेहर की रकम अदा करने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था उसी से उसने ये काम जमाया है। उसे बस अब एक ही धुन सवार है कि कैसे भी करके एक बार फिर से अपना एक छोटा सा मकान बना ले, ताकि माँ की आंखों में बसे उस सपने को पूरा कर सके कि अपने घर के आंगन में बहू लाऊंगी, ताकि सांपों की उस मलिका का सम्मोहन और जहर उसकी रगों से निकाल सके। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।